दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लक होम्स सीरीज की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ कॉपर बीचेस हिंदी में। ये एक ठंडी सुबह थी, बसंत के शुरुआती दिनों की, और हम नाश्ते के लिए एक गरम अंगीठी के सामने बेकर स्ट्रीट के अपने पुराने कमरे में बैठे थे। घरों के बीच घना कोहरा था और सामने की खिड़कियां काली और आकारहीन लग रही थीं। होम्स के पास काफी दिनों से कोई केस नहीं आया था और इसीलिए वो बुरी तरह झल्लाया हुआ था। वैसे तो ये मेरे लिए एक आम बात थी, क्योंकि जब भी कई दिनों तक उसे कोई नया केस नहीं मिलता था तो वो इसी तरह से चिड़चिड़ाता और बकता झकता रहता था। लेकिन आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। इसका कारण मुझे कुछ देर बाद समझ आया, जब उसने एक मुड़ा तुड़ा कागज मेरी ओर फेंकते हुए कहा, जरा देखो, मेरी प्रैक्टिस का स्तर गिरते गिरते अब खोए हुए पेन पेंसिल ढूंढने और बोर्डिंग स्कूल की लड़कियों को सलाह देने जितना रह गया है। मुझे लगता है कि अब मैं इससे ज्यादा और नहीं गिर सकता। जरा सुबह मिले इस नोट को देखो। मैंने उस नोट को उठाया और खोलकर पढ़ा। वो कल शाम की तारीख का था और मॉन्टेग प्लेस से लिखा गया था। उस पर लिखा था, डियर मिस्टर होम्स, मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ कि मैं आया कि वो नौकरी करूं या नहीं जो मुझे दी जा रही है। मैं कल सुबह 10:30 बजे आपसे मिलने आऊंगी, अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो। आपकी वॉयलेट हंटर। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? नहीं। 10:30 तो बज गए हैं। हाँ, और सीढ़ियों पर पैरों की आवाज आ रही है जो निश्चय ही उसी की है। मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें याद है वो नीले मोती वाला किस्सा जो शुरू में किसी की सनक जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में गंभीर पड़ताल का विषय बन गया था। हो सकता है ये केस भी ऐसा ही हो। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसने सादे लेकिन साफ कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा समझदारी भरा था और उसकी चाल उस युवती की चाल थी जिसने दुनिया में अपनी राह खुद बनाई हो। जब मेरा मित्र उसका अभिवादन करने उठा तो वो बोली, मुझे भरोसा है कि आपको परेशान करने के लिए आप मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन मेरे साथ एक बड़ा ही अजीब वाकया हुआ है, क्योंकि मेरे ना तो माता पिता हैं ना ही कोई सगे संबंधी जिनसे मैं सलाह ले सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप कृपा करके मुझे बता पाएं कि मुझे क्या करना चाहिए। इस कुर्सी पर बैठ जाइए मिस हंटर, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। मैं साफ साफ देख रहा था कि अपनी इस नई मुवक्किल के हाव भाव और बोली से होम्स प्रभावित हुआ था। उसने अपने पुराने अंदाज में उसे गौर से देखा, फिर संयमित होकर आंखें बंद कर उंगलियों को जोड़े उसकी कहानी सुनने लगा। लड़की ने कहना शुरू किया, मैं 5 साल तक गवर्नेस रही हूँ, कर्नल स्पेंस मुनरो के परिवार में। लेकिन 2 महीने पहले कर्नल की नियुक्ति नोवा स्कॉशिया की हैलिफैक्स में हो गई और वो अपने बच्चों के साथ अमेरिका चला गया और मैं बेरोजगार हो गई। मैंने विज्ञापन दिया और विज्ञापनों के जवाब भी दिए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंत में जितना पैसा मैंने बचा रखा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वेस्ट एंड में वेस्टअवे नाम की एक मशहूर एजेंसी है जो लड़कियों को गवर्नेस का काम दिलाने के लिए ही बनाई गई है। वहाँ मैं हफ्ते में 1 बार जाया करती थी, ये पता लगाने कि कहीं मेरे लायक कोई काम तो नहीं है। वेस्टअवे उसके मालिक का नाम है, लेकिन उसकी देखरेख मिस स्टोपर करती हैं। वो अपने छोटे से ऑफिस में बैठती हैं और जो युवतियाँ नौकरी की तलाश में आती हैं वे एक दूसरे कमरे में इंतज़ार करती हैं। फिर वे एक एक करके अंदर जाती हैं, जहाँ वो अपने रिकॉर्ड देखकर बताती है कि उनके लायक कुछ काम है या नहीं। जब मैं पिछले हफ्ते वहां गई तो हमेशा की तरह मुझे उस छोटे से ऑफिस में बुलाया गया, लेकिन मैंने देखा कि मिस स्टोपर वहां अकेली नहीं है। एक मोटा सा आदमी, बहुत ही मुस्कुराते चेहरे वाला, जिसकी बहुत भारी ठोड़ी परत दर परत उसके गले पर लटकी हुई थी, उसके पास बैठा था, नाक पर चश्मा लगाए। बड़े गौर से वो उन युवतियों को देख रहा था जो अंदर आ रही थी। जब मैं अंदर गई तो वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और जल्दी से मिस स्टोपर की ओर मुड़कर बोला, ये चलेगी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बड़ा उत्साहित लग रहा था और बड़े दोस्ताना अंदाज में हाथ मलने लगा। वो देखने में इतने अच्छे स्वभाव का और मिलनसार था कि उसे देखना मुझे अच्छा लग रहा था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम नौकरी ढूंढ रही हो मिस? जी हाँ सर।
गवर्नेंस की? जी हाँ। तुम कितनी तनख्वाह की उम्मीद कर रही हो? जी, जब मैं पिछली बार कर्नल स्पेंस मुनरो के साथ काम करती थी तब मुझे महीने के 4 पाउंड मिलते थे। ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय। उसने अपने मोटे हाथों को हवा में यूं उछाला मानो पागल हो गया हो। इतनी आकर्षक और गुणवान महिला को कोई भी इतना कम वेतन कैसे दे सकता है? मैंने थोड़े नम्र स्वर में कहा, जी, मेरी उपलब्धियां इतनी ज्यादा नहीं हैं जितनी आपको लग रही हैं। बस मैं थोड़ा फ्रेंच और थोड़ा जर्मन जानती हूँ और थोड़ा बहुत संगीत और कला। इन सब बातों से क्या मतलब है? बात यह है कि तुम एक कुलीन स्त्री लगती हो या नहीं। सब बातों का यही सार है। अगर तुम कुलीन नहीं हो तो तुम ऐसे बच्चे के पालन पोषण के लिए उपयुक्त नहीं हो जो किसी दिन देश के इतिहास में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन अगर तुम में वो गुण हैं तो कोई भी तुमको 3 अंकों से कम तनख्वाह देने की जरूरत कैसे कर सकता है? देखो, मेरे साथ तुम्हारी आमदनी 100 पाउंड सालाना से शुरू होगी। आप सोच सकते हैं मिस्टर होम्स कि जरूरतमंद होने की वजह से ये मुझे एक सपने जैसा लगा। लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे चेहरे पर अविश्वास देखते हुए एक पॉकेट बुक निकाली और एक नोट निकाला। फिर वो बहुत ही प्यारे ढंग से मुस्कुराया और बोला, मेरी ये भी आदत है कि मैं अपनी गवर्नेंस को एडवांस में आधी तनख्वाह दे देता हूँ, जिससे वो अपनी यात्रा और कपड़ों आदि के खर्चे निकाल सकें। मुझे लगा कि मैंने कभी भी इतना मनमोहक और दयालु इंसान पहले कभी नहीं देखा था। मैं काफ़ी कर्ज में डूबी हुई थी, इसलिए ये एडवांस मेरे लिए बहुत ही सुविधाजनक था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस सारी बात में मुझे कुछ अस्वाभाविक लग रहा था। इसलिए मैंने सब कुछ पूरी तरह जान लेने के बाद ही फैसला लेना ठीक समझा। मैंने उससे पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ रहते हैं सर? हैम्पशायर, बड़ा सुंदर गांव का इलाका है, द कॉपर बीचेस, विनचेस्टर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर। माय डियर लेडी, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और मेरा घर भी बहुत सुंदर है। जी, और मेरी ड्यूटी क्या होगी? मतलब मुझे क्या क्या काम करने होंगे? एक बच्चा, एक प्यारा सा शैतान बच्चा 6 साल का है। तुम देखोगी कि वो कैसे चप्पल से कॉकरोचों को मारता है। फटाक फटाक फटाक, पलक झपकी नहीं कि 3-4 तो यूं गए। इतना कहकर वो कुर्सी में धंसा और फिर जोर से इतना हंसा कि उसकी आंखें दिखनी बंद हो गईं। मैं बच्चे के मनोरंजन की आदत जानकर थोड़ा चौंक पड़ी, लेकिन उसका पिता इस ढंग से हंस रहा था कि मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है। मैंने फिर से पूछा, तो मेरी अकेली ड्यूटी ये होगी कि मैं उस बच्चे की देखभाल करूं? नहीं नहीं माय डियर लेडी, ये तुम्हारी इकलौती ड्यूटी नहीं होगी। तुम समझ ही गई होंगी कि तुम्हारी ड्यूटी ये है कि मेरी पत्नी के छोटे मोटे आदेशों का पालन करो, अगर वो आदेश शालीनता के दायरे में आते हों तो। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है ना? जी, मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी काम आ सकूं, मैंने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूँ। अब जैसे कपड़ों की ही बात लो। हम लोग थोड़े झक्की किस्म के हैं, झक्की लेकिन दयालु। अगर तुमको पहनने के लिए हम कोई कपड़े देते हैं तो हमारी इस सनक से तुमको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? या अगर हम तुम्हें कहें कि यहाँ बैठो वहाँ बैठो तो इससे तुमको बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने थोड़ा हैरान स्वर में कहा, जी नहीं, इसमें बुरा मानने की भला क्या बात है? या अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास आने से पहले तुम्हें अपने बाल काफी छोटे करवाने होंगे? ये सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आप देख ही रहे होंगे मिस्टर होम्स कि मेरे बाल काफी लंबे और घने हैं और बहुत ही सुंदर भूरे रंग के। इनको बहुत कलात्मक माना जाता है। मैं सपने में भी उन्हें यूं ही कटवा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने उससे कहा, जी ये काम तो मेरे लिए नामुमकिन होगा। वो अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे उत्सुकता से देख रहा था और जब मैंने ये बात कही तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। वो बोला, लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है। मेरी पत्नी की ये छोटी सी सनक है और तुम तो जानती हो कि स्त्रियों की सनक पूरी कर देनी चाहिए। क्या तुम अपने बाल नहीं काटोगी? जी नहीं सर, ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, मैंने दृढ़ता से कहा। तो ठीक है, इससे पूरी बात तय हो गई। ये बड़े दुख की बात है क्योंकि हर तरह से तुम हमें जंच गई थी। अगर यही बात है मिस स्टोपर, तो अच्छा यही होगा कि हम किसी दूसरी लड़की को देख लें। इस दौरान मिस स्टोपर चुपचाप बैठी अपने कागज ठीक कर रही थी और हम दोनों में से किसी से भी एक भी शब्द नहीं बोली थी।
पर अब उसने मुझे इतनी खिसियाहट के साथ देखा कि मुझे ये शक हुआ कि मेरे मना करने से वो काफी मोटी रकम से हाथ धो बैठी है। उसने थोड़ा गुस्से से मुझसे पूछा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा नाम मेरी किताब में दर्ज रहे? अगर आप चाहें मिस स्टोपर। मुझे लगता है कि ऐसा करना बेकार होगा, क्योंकि तुम इतना बेहतरीन ऑफर ऐसे ही ठुकरा रही हो, उसने कहा। इसलिए अब हमसे ये उम्मीद मत करना कि हम ऐसा कुछ फिर से तुम्हारे लिए ढूंढेंगे। अब आप जा सकती हैं मिस हंटर। उसने मेज पर घंटी बजाई और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब मैं वापस अपने घर पहुंची और मैंने देखा कि मेरी अलमारी खाली है और मेज पर 2 या 3 बिल पड़े हैं, तो मैं अपने आप से पूछने लगी कि कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। भाई, आखिर ये अमीर लोग थोड़ी अजीब सनकें रखते हैं और चाहते हैं कि मैं उनकी हर बात मानूं, तो वे उसकी कीमत भी तो दे रहे हैं। इंग्लैंड में शायद ही कोई गवर्नेंस ऐसी होगी जिसे साल का 100 पाउंड मिलता हो। और फिर इसके अलावा मेरे बाल आखिर मेरे किस काम के हैं? कई लोग बाल कटाकर और भी अच्छे दिखते हैं। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो। अगले दिन तक मैं यही सोच रही थी कि शायद मैंने गलती कर दी। पूरा दिन मैं इसी बारे में सोचती रही और फिर अंत में मैंने अपना आत्मसम्मान ताक पर रख दिया, जिससे मैं वापस एजेंसी जाकर पूछूं कि क्या वो जगह अभी भी खाली है। तभी मुझे उसी सज्जन से ये चिट्ठी मिली। ये मेरे पास है, मैं आपको इसे पढ़कर सुनाती हूँ। कॉपर बीचेस, विंचेस्टर के पास। डियर मिस हंटर, मिस स्टोपर ने मेहरबानी करके मुझे तुम्हारे घर का पता दिया है और मैं तुमसे ये पूछने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ कि क्या तुमने अपने फैसले पर विचार किया है। मेरी पत्नी बहुत चाह रही है कि तुम यहाँ आओ, क्योंकि वो मुझसे तुम्हारे बारे में सारी बातें सुनकर काफ़ी प्रभावित हुई है। हम 3 महीने के 30 पाउंड तक देने के लिए तैयार हैं, यानी साल के 120 पाउंड, जिससे तुमको हमारी छोटी मोटी सनकों से हुई असुविधा की भरपाई हो सके। वे इतनी भी बड़ी या बुरी नहीं है। मेरी पत्नी को नीले रंग का एक विशेष शेड बहुत पसंद है और वो चाहती है कि सवेरे के समय घर के अंदर तुम इसी रंग की ड्रेस पहनो। तुमको ये ड्रेस खरीदने में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी प्रिय बेटी एलिस, जो इस समय फिलाडेल्फिया में है, उसकी एक ड्रेस है जो मेरे ख्याल से तुमको अच्छी तरह फिट हो जाएगी। फिर यहाँ बैठना या वहाँ बैठना या अपना मनोरंजन उस ढंग से करना जैसे हम चाहते हैं तुमको बहुत असुविधाजनक नहीं लगना चाहिए। जहाँ तक तुम्हारे बालों की बात है, ये वाकई दुख की बात है, क्योंकि मैंने खुद ही अपनी छोटी सी मुलाकात में उनकी खूबसूरती की तारीफ की थी। लेकिन मुझे डर है कि उस मुद्दे पर मुझे अड़े रहना होगा, और बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बढ़ी हुई तनख्वाह से तुम्हारे नुकसान को कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। जहाँ तक बच्चे की बात है, तुम्हारी ड्यूटी बिल्कुल हल्की फुल्की रहेगी। अब आने की कोशिश ज़रूर करना। मैं विंचेस्टर पर गाड़ी के साथ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अपनी ट्रेन के बारे में मुझे खबर देना। तुम्हारा जेफ्रो रुकासल। ये पत्र मुझे अभी अभी मिला है मिस्टर होम्स, और मैंने फैसला किया है कि मैं इसे स्वीकार कर लूँगी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आखिरी कदम उठाने से पहले मैं सारी बात आपके सामने रखूं, ताकि आप इस पर कुछ सोच विचार करके मुझे कुछ बता सकें। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस हंटर, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर सवाल बाकी रहा ही कहाँ। क्या आप मुझे ये सलाह नहीं देंगे कि मैं इस काम से इनकार कर दूं? देखो, मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ये ऐसी जगह नहीं लग रही जहां मैं अपनी किसी बहन को देखना पसंद करूंगा। इस बात का क्या मतलब है मिस्टर होम्स? देखो, मेरे पास कोई पक्की सूचना नहीं है, मैं नहीं बता सकता। शायद खुद तुमने कोई राय बनाई होगी। मुझे कुछ ऐसा लगा मिस्टर होम्स कि ये मिस्टर रुकासल बड़ा ही साफ दिल और अच्छे स्वभाव का आदमी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी पत्नी पागल हो और वो इस बात को राज रखना चाहता हो, क्योंकि उसे डर है कि कहीं बात खुलने पर उसकी पत्नी को पागल खाने न जाना पड़े, और इसीलिए वो उसकी हर सनक पूरी कर देता है ताकि कहीं उसका पागलपन बढ़ न जाए। देखिए मिस, इस गुत्थी का एक हल ये भी हो सकता है, बल्कि अब तक हमको जो मालूम है उसके हिसाब से तो यही बात हो सकती है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, मेरे हिसाब से ये जगह एक लड़की के लिए मुझे ठीक नहीं लग रही। लेकिन आप पैसा भी तो देखिए मिस्टर होम्स, कितने पैसों का सवाल है। हाँ, ये बात तो है कि पैसा अच्छा दे रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही अच्छा,
और यही परेशानी की बात है। वे तुमको 120 पाउंड सालाना क्यों देंगे, जबकि उनको 40 पाउंड में मनचाही गवर्नेंस मिल सकती है? इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ लग रहा है। दरअसल यही सोचकर मुझे लगा कि अगर मैं आपको सारी बात बता दूं, तो बाद में अगर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप सारी बात आसानी से समझ जाएंगे। मेरी हिम्मत इससे बहुत बढ़ जाएगी और मुझे ये ढाढ़स रहेगा कि आप मेरे साथ हैं। मिस हंटर ने कहा, ओह, ये सब सोचना छोड़ दो। मैं पहले ही बता रहा हूं कि तुम्हारी ये छोटी सी समस्या पिछले कई महीनों में मेरे पास आने वाला सबसे दिलचस्प मामला साबित होने वाला है। इसकी कई बातें बिल्कुल ही अनूठी हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह हो या कभी कोई खतरा दिखे। खतरा? मिस हंटर ने होम्स की बात काटते हुए बीच में ही कहा, आपको किस तरह का खतरा नजर आ रहा है? होम्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर हम ये जान जाएं कि खतरा क्या है, फिर तो वो खतरा रह ही नहीं जाएगा। लेकिन किसी भी समय, दिन या रात को, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, मुझे तार कर देना। मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बोली, मेरे लिए इतना भरोसा काफी है। अब उसके चेहरे का सारा तनाव गायब हो चुका था। उसने आगे कहा, अब मैं बिना डर के हैम्पशायर जाऊंगी। मैं फौरन ही मिस्टर रुकासल को लिख देती हूँ। आज रात ही अपने बाल कटवा लूंगी और कल विंचेस्टर के लिए चल दूंगी। होम्स को शुक्रिया कहते हुए वो हम दोनों को गुड नाइट बोलकर अपने रास्ते पर चली गई। उसके सधे हुए फुर्तीले कदमों को सीढ़ियों से उतरते सुनकर मैंने कहा, ये एक ऐसी लड़की लग रही है जो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, और उसे अपनी हिफाजत करनी ही होगी। मैं बहुत गलत सिद्ध हो सकता हूं अगर इसे बहुत जल्दी हमसे संपर्क न करना पड़ा तो। इसके बाद ज्यादा दिन नहीं बीते थे जब मेरे दोस्त की भविष्यवाणी सच साबित हुई। 15 दिन बीते थे जिस दौरान मैंने पाया कि मेरा ध्यान कई बार उसकी दिशा में गया था और मैं सोचता रहता था कि न जाने मानव अनुभव की किस गली में यह अकेली युवती निकल पड़ी है। वो गैर मामूली तनख्वाह, अजीब सी शर्तें, काम भी हल्का फुल्का, ये सब कुछ इशारा कर रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो सनक है या फिर साजिश। क्या ये आदमी अच्छा इंसान है या काले दिल वाला, ये सारी बातें समझना मेरी समझ के परे था। जहाँ तक होम्स की बात है, मैंने गौर किया कि अक्सर वो आधे आधे घंटे के लिए बैठा रहता, माथे पर बल डाले, कुछ खोया खोया। पर जब मैंने उससे ये बात कही तो उसने हाथ हिलाकर मामले को रफा दफा कर दिया। तत्व, मुझे कुछ तत्व चाहिए। बिना मिट्टी के मैं ईंट कैसे बनाऊं? लेकिन हमेशा आखिर में वो यही बुदबुदाता कि किसी भी लड़की को ये नौकरी नहीं कबूल करनी चाहिए थी। आखिरकार हमें जो तार मिला वो देर रात आया, जब मैं सोने के लिए जाने ही वाला था और होम्स अपनी रात भर वाली केमिकल रिसर्च शुरू ही कर रहा था। ऐसा अक्सर होता रहता था कि रात को मैं उसे किसी टेस्ट ट्यूब पर झुका हुआ छोड़कर गया और सुबह नाश्ते के लिए जब आया तो उसे उसी तरह खड़ा हुआ पाया। उसने वो पीला लिफाफा खोला और संदेश पढ़ते ही मेरी ओर उछाल दिया। जरा ब्रैडशॉ में ट्रेनों का पता करना, वो बोला और फिर से अपनी रिसर्च में जुट गया। वो बुलावा संक्षिप्त और अर्जेंट था। कल दोपहर विंचेस्टर के ब्लैक स्वान होटल में आ जाना, प्लीज जरूर आना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हंटर। होम्स ने ऊपर देखते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी ट्रेनों का पता करो। मैंने देखकर बताया, 9:30 बजे एक ट्रेन है, वो 11:30 बजे विंचेस्टर पहुंचेगी। ये ट्रेन बिल्कुल ठीक रहेगी। तो फिर मैं एसीटोन के विश्लेषण को अभी के लिए टाल देता हूँ, क्योंकि सुबह हमें बिल्कुल चुस्त और तरोताज़ा रहना होगा। अगले दिन 11 बजे हम पुरानी राजधानी की ओर चले जा रहे थे। सारे रास्ते होम्स अखबार में डूबा रहा, लेकिन हैम्पशायर की सीमा पार करते ही उसने अखबार फेंक दिए और बाहर के नज़ारे निहारने लगा। वो बड़ा ही सुहाना दिन था। हल्का नीला आसमान जिसमें रुई जैसे बादल तैर रहे थे। सूरज काफी तेज चमक रहा था, पर हवा में हल्की सी ठंडक थी। कुछ ही देर बाद हम होटल ब्लैक स्वान के सामने थे, जो स्टेशन के नज़दीक ही था। वहां वो लड़की हमारा इंतजार करते हुए मिली। उसने एक सीटिंग रूम बुक करा लिया था और मेज पर लंच हमारा इंतजार कर रहा था। वो उत्सुकता से बोली, मैं इतनी खुश हूं कि आप लोग आ गए। आपकी बहुत ही मेहरबानी है।
लेकिन मेरी सचमुच समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपकी सलाह मेरे लिए अमूल्य होगी। जरा ये तो बताओ कि बात क्या है, होम्स ने पूछा। मैं ज़रूर बताऊंगी, और जल्दी से बताऊंगी, क्योंकि मैंने मिस्टर रुकासल से वादा किया है कि मैं 3 बजे से पहले वापस लौट आऊंगी। उन्होंने मुझे आज सुबह शहर आने की इजाज़त दे दी, हालांकि उन्हें ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ किस काम से आई हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मिस्टर या मिसेस रुकासल में से किसी ने भी मेरे साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया है। ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि मैं उनको समझ नहीं पा रही और मेरा मन उन दोनों को लेकर परेशान है। तुम क्या नहीं समझ पा रही हो? वो जैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार की वजह मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं सारी बातें उसी तरह सुनाती हूँ जैसी हुई हैं। जब मैं यहाँ आई तो रुकासल मुझे लेने आया और कॉपर बीचेस ले गया। जैसा उसने कहा था, ये जगह बहुत ही सुंदर है, लेकिन घर ज्यादा सुंदर नहीं है क्योंकि वो बड़ा और चौकोर है, सफ़ेदी किया हुआ, पर सीलन की वजह से उस पर जगह जगह धब्बे पड़े हुए हैं। उसके चारों ओर खुली जगह है, 3 ओर जंगल, और चौथी तरफ एक मैदान है जो साउथहैम्पटन रोड की ओर ढलता है। ये आगे के दरवाजे से 90 मीटर की दूरी पर है। ये आगे वाला मैदान घर की ही संपत्ति है, लेकिन चारों ओर के जंगल लॉर्ड सथरटन के हैं। हॉल के दरवाजे के ठीक आगे कॉपर बीचेस का एक झुरमुट है, और इन्हीं पेड़ों के कारण इस जगह का नाम पड़ा है। वो मुझे गाड़ी से ले गया और हमेशा की तरह खुशमिजाज दिख रहा था। शाम को उसने अपनी पत्नी और बेटे से मेरा परिचय करवाया। हमारे उस अंदाज में कोई भी सच्चाई नहीं थी मिस्टर होम्स, जो हमने बेकर स्ट्रीट वाले कमरे में लगाया था। मिसेस रुकासल बिल्कुल भी पागल नहीं है। वो मुझे एक चुप, पीले चेहरे वाली महिला लगी, जो अपने पति से उम्र में काफ़ी छोटी है। 30 से ज़्यादा की नहीं होगी, जबकि उसका पति 45 से कम नहीं होगा। उनकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि उनकी शादी हुए 7 साल हुए हैं। पहले वो विधुर था, और पहली पत्नी से उसकी इकलौती संतान एक बेटी है जो फिलाडेल्फिया चली गई है। मुझे निजी तौर पर मिस्टर रुकासल ने बताया कि वो उनको छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ फूटी आंख नहीं सुहाती। बेटी 20 साल से कम की नहीं है। मैं उसकी हालत समझ सकती हूँ कि उसे अपने पिता की युवा पत्नी से कितनी बेचैनी होती होगी। मिसेस रुकासल जो है, वो शक्ल से ही नहीं, दिमाग से भी बदरंग है। मुझे वो ना अच्छी लगी ना बुरी। उसकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है। ये देखना मुश्किल नहीं है कि वो अपने पति और बेटे को बहुत प्यार करती है। उसकी हल्की नीली आंखें उनमें से कभी एक को कभी दूसरे को निहारती रहती हैं, और उनकी हर ज़रूरत को वो पूरा करती है। उसका पति भी अपने अलग अंदाज में उसका ध्यान रखता है, और देखा जाए तो दोनों आपस में खुश हैं। लेकिन फिर भी इस औरत के मन में कोई छुपा हुआ दुख है। वो अक्सर गहरी सोच में पड़ जाती है और उसके चेहरे पर दुख के भाव आ जाते हैं। मैंने कई बार उसे रोते हुए भी देखा है। कभी कभी मुझे लगता है कि उसके दिल पर अपने बेटे की हरकतें भारी पड़ रही हैं, क्योंकि मैंने आज तक इस कदर बिगड़ा हुआ और गुस्सैल बच्चा नहीं देखा। वो अपनी उम्र से छोटा दिखाई देता है, और उसका सिर बाकी शरीर के अनुपात में बहुत बड़ा है। उसका सारा समय या तो चीखने चिल्लाने में या फिर चुपचाप गुस्से में पड़े रहने में बीत रहा है। अपने से कमज़ोर किसी भी प्राणी को दर्द पहुंचाना उसके मनोरंजन का साधन होता है। चूहे, छोटी चिड़िया और कीड़े मकोड़े पकड़ने की उसमें अजीब काबिलियत है। लेकिन मैं उस प्राणी की बात क्यों करूं मिस्टर होम्स? उसका मेरी कहानी से कोई खास लेना देना नहीं है। इस पर होम्स ने जवाब दिया, मुझे छोटी से छोटी बात जानकर भी अच्छा लगता है, चाहे वो तुमको अच्छी लगे या ना लगे। इसलिए मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। जी, मैं कोशिश करूंगी कि कोई भी ज़रूरी बात छूट ना जाए। जो एक बात उस घर की मुझे शुरू में ही अच्छी नहीं लगी थी, वो था नौकरों का व्यवहार और हाव भाव। वहाँ सिर्फ 2 ही नौकर हैं, एक आदमी और उसकी पत्नी। आदमी, जिसका नाम टॉलर है, बड़ा ही उज्जड और गंवार किस्म का है। उसके बाल और दाढ़ी मूंछें अधपके हैं, और उसमें से हमेशा शराब की बदबू आती रहती है। जब से मैं वहाँ गई हूँ, तब से वो 2 बार नशे में धुत मिला है, और फिर भी मिस्टर रुकासल ने कभी इस बात की परवाह नहीं की। उसकी पत्नी काफ़ी लंबी और तंदुरुस्त है। उसके चेहरे पर हमेशा नाराज़गी छाई रहती है। वो भी मिसेस रुकासल की तरह चुप ही रहती है और उससे भी कम मिलनसार है। वे दोनों पति पत्नी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात है कि मैं अधिकतर समय नर्सरी में रहती हूँ और अपने कमरे में, जो इमारत के एक कोने में एक दूसरे से सटे हुए हैं।
कॉपर बीचेस में आने के 2 दिनों बाद तक मेरी जिंदगी बिल्कुल शांत रही और तीसरे दिन नाश्ते के फौरन बाद मिसेज रुकासल ने नीचे आकर अपने पति के कान में कुछ कहा। उसके बाद वो मेरी ओर मुड़ते हुए बोला, ओह हाँ, हम तुम्हारे बड़े शुक्रगुजार हैं मिस हंटर कि तुमने बाल काटने की हमारी सनक को मान लिया। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि इससे तुम्हारी खूबसूरती में जरा भी कमी नहीं आई है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो नीली ड्रेस तुम पर कैसी लगती है। तुमको वो तुम्हारे कमरे में पलंग पर रखी हुई मिलेगी और अगर तुम मेहरबानी करके उसे पहन लोगी तो हम तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। जो ड्रेस मुझे कमरे में मिली वो एक खास नीले रंग की थी और बहुत ही अच्छे कपड़े से बनी थी, लेकिन जाहिर था कि उसे पहले भी पहना गया था। अगर वो मेरा नाप लेकर बनाई गई होती तब भी उसकी फिटिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती थी। मिस्टर और मिसेज रुकासल ने उसे देखकर इतनी ज्यादा खुशी जाहिर की जो मुझे बनावटी लगी। वे ड्राइंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे थे, जो एक बहुत बड़ा कमरा है और घर के अगले हिस्से तक फैला हुआ है। उसमें 3 लंबी खिड़कियां हैं जो फर्श तक पहुंचती हैं। बीच की खिड़की के पास एक कुर्सी रखी गई थी जिसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। उन्होंने मुझसे उस पर बैठने के लिए कहा और फिर कमरे के दूसरे छोर पर चहलकदमी करता मिस्टर रुकासल मुझे एक से एक मज़ेदार बातें सुनाने लगा। आप सोच नहीं सकते कि वो कितना मजाकिया है और मैं उसकी बातें सुनकर इतना हंसी कि मैं थक गई। पर मिसेज रुकासल, जो शायद हंसना पसंद ही नहीं करती हैं, मुस्कुराई तक नहीं। अपने हाथ गोदी में लिए ही बैठी रहीं। उसके चेहरे पर दुख और घबराहट के भाव थे। करीब 1 घंटे बाद मिस्टर रुकासल ने अचानक कहा कि अब दिन के बाकी काम शुरू करने का समय हो गया है और मैं कपड़े बदलकर नर्सरी में एडवर्ड के पास चली जाऊं। 2 दिन बाद यही खेल फिर से खेला गया। इन्हीं हालातों में मैंने फिर से ड्रेस बदली, खिड़की के पास बैठी और फिर से अपने मालिक की मज़ेदार कहानियों पर दिल खोलकर हंसी, जिनका उसके पास बड़ा सा भंडार है और उसका सुनाने का ढंग भी बहुत बढ़िया है। फिर उसने मेरे हाथ में एक पीली जिल्द वाला उपन्यास थमा दिया और मेरी कुर्सी को हल्का सा खिसकाकर कि मेरी छाया कहीं पन्ने पर ना पड़े, उसने आग्रह किया कि मैं उसको पढ़कर सुनाऊं। मैंने करीब 10 मिनट तक उसे पढ़कर सुनाया, किसी भी अध्याय के बीच से शुरू करके, और अचानक एक वाक्य के बीच में उसने मुझसे रुकने के लिए कहा और कहा कि मैं अपने कपड़े बदल लूं। आप समझ सकते हैं मिस्टर होम्स कि ऐसी बातों से मेरे मन में कितनी उत्सुकता पैदा हुई होगी, ये जानने के लिए कि इस अजीब हरकत का भला क्या मतलब हो सकता है। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि मेरा चेहरा खिड़की की तरफ ना हो, इसलिए मेरे मन में ये जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि देखूं मेरी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। पहले तो ये मुझे असंभव लगा, पर मैंने जल्दी ही तरीका ढूंढ निकाला। मेरा हाथ का शीशा टूट गया था, इसलिए मेरे दिमाग में एक तरकीब आई और मैंने उस शीशे के टुकड़े को अपने रुमाल में छुपा लिया। अगली बार जब हंसते हुए मैंने उस रुमाल को आंखों पर लगाया तो थोड़ी सी कोशिश से मुझे अपने पीछे का सारा नज़ारा दिखाई दिया। मैं मानती हूँ कि मुझे निराशा हाथ लगी। मेरे पीछे कुछ भी नहीं था। कम से कम पहली नज़र में तो मुझे ऐसा ही लगा। दूसरी बार देखने पर मैंने पाया कि साउथहैम्पटन रोड पर एक आदमी खड़ा था, एक छोटा सा दाढ़ी वाला आदमी जो शायद मेरी दिशा में ही देख रहा था। ये सड़क एक महत्वपूर्ण हाईवे है और वहाँ पर अक्सर चहल पहल रहती है, पर यह आदमी हमारे मैदान की सीमा पर लगे बाड़े पर टिका उत्साह से ऊपर देख रहा था। मैंने अपना रुमाल नीचे किया और पाया कि मिसेज रुकासल की आंखें मुझ पर टिकी हैं, मानो मेरी थाह ले रही हो। वो बोली कुछ नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो समझ गई थी कि मेरे हाथ में शीशा है और मैंने देख लिया है कि मेरे पीछे क्या है। वो तुरंत वहां से उठ गई और अपने पति को बोली, जेफ्रो, सड़क पर एक बदतमीज लड़का है जो मिस हंटर को देख रहा है। वो तुम्हारा कोई दोस्त तो नहीं है मिस हंटर? उसने पूछा। जी नहीं, मैं इस इलाके में किसी को नहीं जानती, मैंने कहा। अच्छा, बड़ा बदतमीज है, जरा मुड़कर उसे इशारा करो कि वो चला जाए। देखिए, बेहतर यही होगा कि हम इस ओर ध्यान ही ना दें, मैंने कहा। अरे नहीं नहीं, वरना वो हमेशा यहीं पर मंडराता रहेगा। बस मुड़कर उसे इशारा कर दो कि वो यहां से चला जाए। मैंने वैसा ही किया जैसा वे लोग चाह रहे थे और उसी समय मिसेज रुकासल ने पर्दा गिरा दिया। ये हफ्ते भर पहले की बात है और तब से मैं उस खिड़की के पास नहीं बैठी हूँ, ना ही मैंने वो नीली ड्रेस पहनी है और ना ही सड़क पर खड़े उस आदमी को देखा है। होम्स के चेहरे पर अब तक ऐसे भाव उभर आए थे
जैसे किसी बच्चे को अपनी मनपसंद चीज मिल जाने पर आ जाते हैं। उसने कहा, कहती जाओ, तुम्हारी कहानी बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। मिस हंटर ने आगे कहना शुरू किया, आपको शायद मेरी बात बेतरतीब लगे और मैं जिन अलग अलग घटनाओं का जिक्र कर रही हूं उनका आपस में कोई मेल नहीं है। कॉपर बीचेस में पहले दिन मिस्टर रुकासल मुझे एक छोटे से आउट हाउस में लेकर गए थे जो किचन के दरवाजे के पास है। जब हम उसके पास पहुंचे तो मुझे जंजीर के खनकने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा कि एक बड़ा सा जानवर वहां घूम रहा है। मिस्टर रुकासल ने 2 फट्टों के बीच की दरार से दिखाया और कहा, जरा इसके अंदर झांको, क्या ये सुंदर नहीं है? मैंने अंदर झांका तो 2 जलती हुई आंखें और अंधेरे में कोई सिमटी सी आकृति मुझे दिखाई दी। मेरे चौंकने पर रुकासल ने हंसते हुए कहा, अरे डरो मत, ये मेरा मैस्टिफ कुत्ता कार्लो है। मैं इसे अपना कह रहा हूँ, लेकिन असल में मेरा नौकर टॉलर ही अकेला ऐसा शख्स है जो इसे संभाल सकता है। हम दिन में 1 बार इसे खाना देते हैं और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए ये हमेशा भूखे शेर की तरह गुस्से में रहता है। हर रात को टॉलर इसे खुला छोड़ देता है और शायद ही कोई उस घुसपैठिए को बचा सकता है जिस पर इसने अपने दांत गड़ा दिए हों। मैं तुम्हें इसलिए सावधान कर रहा हूँ कि कभी भी किसी भी काम से रात में बाहर मत निकलना, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। उसकी ये चेतावनी यूं ही नहीं थी। 2 रातों के बाद सुबह लगभग 2 बजे मैं अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देख रही थी। वो बड़ी ही खूबसूरत चांदनी रात थी और घर के सामने का लॉन चांदनी में नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो दिन का समय हो। मैं इस नज़ारे की खूबसूरती में खोई हुई थी कि मुझे एहसास हुआ कि कॉपर बीचेस की छाया के नीचे से कुछ हिल रहा है। चांदनी में जब वो उजागर हुआ तब मैंने देखा कि वो क्या है। वो एक बहुत बड़ा कुत्ता था, एक बछड़े जितना। उसकी गर्दन का मांस लटक रहा था, काला मुंह और बड़ी बड़ी हड्डियां। वो धीरे धीरे लॉन को पार करके दूसरी ओर अंधेरे में गायब हो गया। उस भयानक शांत सिपाही ने मेरे दिल में ऐसी बर्फ जमा दी जो मुझे नहीं लगता कि किसी चोर को देखने से भी जम सकती थी। और अब मेरे पास आपको बताने के लिए एक बड़ा ही विचित्र अनुभव है। आपको मालूम ही है कि मैंने लंदन में अपने बाल कटवा लिए थे और उनको संभाल कर अपने बक्से में सबसे नीचे रख दिया था। एक शाम जब बच्चा सो चुका था, मैं अपने कमरे का मुआयना करके अपना समय बिता रही थी और अपने सामान को ठीक से लगा रही थी। मेरे कमरे में लकड़ी की दराजें थीं, जिसमें ऊपर की दराजें खाली थीं और खुली हुई, जबकि नीचे वाली बंद थी। पहली 2 में मैंने अपने कपड़े रख दिए। मेरे पास अभी काफ़ी सामान बचा था। मुझे खिसियाहट हो रही थी कि तीसरी दराज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगा शायद वो गलती से बंद रह गई होगी, इसलिए मैंने चाबियाँ ली और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। पहली ही चाबी से दराज खुल गई। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी, लेकिन आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि वो क्या थी। वो था मेरे बालों का एक गुच्छा। मैंने हाथ में उसे लेकर देखा। उसका वही रंग, वही चमक थी जो मेरे बालों की थी। वो उतना ही घना था, लेकिन मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है? मेरे बाल भला दराज में कैसे आ सकते हैं? कांपते हाथों से मैंने अपना बक्सा खाली किया और नीचे से अपने बालों का गुच्छा निकाला। मैंने दोनों बालों को एक साथ रखा और मैं कह सकती हूँ कि दोनों एक से थे। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? मैं बहुत उलझन में पड़ गई और इस सब का मतलब समझ नहीं पा रही थी। मैंने उन अजीब बालों को वापस दराज में रख दिया और रुकासल दंपत्ति को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि उनको अगर ये मालूम होगा कि मैंने उनके द्वारा बंद की गई दराज को खोला है तो वे मुझे गलत समझ बैठेंगे। मैं स्वभाव से ही पैनी नज़र वाली हूँ मिस्टर होम्स। जल्दी ही पूरे घर का नक्शा मेरे दिमाग में छप गया था, लेकिन घर का एक ऐसा हिस्सा था जिसमें शायद कोई नहीं रहता था। एक दरवाज़ा जो टॉलर के क्वार्टर के ठीक सामने था इस हिस्से में खुलता था, लेकिन वो हमेशा बंद रहता था। लेकिन एक दिन जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैंने मिस्टर रुकासल को इस दरवाजे से बाहर निकलते देखा। उसके हाथ में चाबियाँ थीं और चेहरे के भावों से वो कुछ दूसरी ही तरह का इंसान लग रहा था। वो वैसा नहीं दिख रहा था जैसा जिंदा दिल और मिलनसार अक्सर दिखाई देता है। उसके गाल लाल थे और माथा गुस्से से सिकुड़ा हुआ था। उसकी कनपटी की नसें उत्तेजना से फूली हुई थीं। उसने दरवाजे पर ताला लगाया और बिना मेरी ओर देखे चुपचाप जल्दी से चला गया। इससे मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई।
जब मैं बच्चे के साथ मैदान में घूमने गई तो मैं इस तरफ आ गई जहां से मैं ऊपर की खिड़की को देख सकती थी। वहां पर एक साथ लगी हुई 4 खिड़कियां थीं, जिनमें से 3 एकदम गंदी थीं और चौथी खुली थी। जाहिर था कि वहां कोई नहीं रहता होगा। वहीं मैदान पर रुकासल भी मौजूद था। मैं वहीं चहलकदमी करती करती बीच बीच में उसकी ओर भी देख लेती थी, मजाकिया और मिलनसार रूप में। अचानक वो बोला, ओह, तुम मुझे बदमिजाज मत समझना कि मैं तुमसे कुछ बोले बिना तुम्हारे पास से निकल गया था। मैं दरअसल अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मुझे बुरा नहीं लगा। फिर मैंने उससे कहा, वैसे लगता है यहाँ बहुत सारे फालतू कमरे हैं और उनमें से एक का शटर ऊपर था। ये सुनकर उसे बहुत ही ताज्जुब हुआ और ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा बौखला गया। तुरंत ही संभल कर वो बोला, मुझे फोटोग्राफी का शौक है, मैंने वहां पर अपना डार्क रूम बनाया हुआ है। लेकिन ताज्जुब है, हमारी गवर्नेस कितनी पैनी नजरों वाली है। वो ये सब बातें बोल तो मजाकिया लहजे में रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। मुझे उनमें शक और गुस्सा दिखाई दिया, हंसी नहीं। खैर मिस्टर होम्स, जिस समय से मुझे समझ में आया कि उन कमरों में कोई राज है जो मुझे नहीं मालूम, तो मैं उनमें जाने के लिए उतावली हो रही थी। ये खाली कौतूहल ही नहीं था, मेरे मन में कर्तव्य की भावना भी थी। मुझे लगा कि मैं राज जान लूं तो कुछ अच्छा ही होगा। ये औरतों की छठी इंद्रिय की बात होती है। शायद ये छठी इंद्रिय ही मुझे ऐसा महसूस करवा रही थी। मैं मौके की तलाश में थी कि कब और किस तरह उस बंद दरवाजे के पार जा सकूं। कल वो मौका मुझे मिल गया। मैं आपको ये बता दूं कि रुकासल के अलावा टॉलर और उसकी पत्नी भी उस वीरान कमरे में आते जाते हैं, और एक बार मैंने उसे एक काला कपड़े का थैला बाहर लाते देखा था। हाल में वो काफी पीने लगा है और कल शाम वो काफी धुत था। जब मैं ऊपर आई तो मैंने दरवाजे पर चाबी लगी देखी। मुझे कोई शक नहीं है कि उसी ने लगी छोड़ दी होगी। मिस्टर और मिसेज रुकासल दोनों ही नीचे थे और बच्चा भी उनके पास था, इसलिए मेरे पास ये अच्छा मौका था। मैंने हल्के से चाबी घुमाई, दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मेरे सामने एक छोटा सा गलियारा था जिस पर कालीन नहीं बिछा था। वो आगे चलकर सीधे कोने में मुड़ रहा था। इस कोने में एक साथ 3 दरवाजे थे, जिनमें से पहला और तीसरा खुले हुए थे। वे दोनों एक खाली कमरे में खुल रहे थे जो धूल भरा और बदरंग था, और जिनकी खिड़कियों पर इतनी धूल जमी थी कि शाम की रोशनी बहुत धुंधली सी ही चमक रही थी। बीच का दरवाज़ा बंद था और उसके बाहर लोहे के पलंग का चौड़ा डंडा एक तरफ दीवार में एक छल्ले में फंसा था और दूसरी ओर से वो एक मोटी रस्सी से बंधा था। दरवाजे पर भी ताला लगा था और उसमें चाबी नहीं थी। इसी बंद दरवाजे पर भी खिड़की बाहर खुली हुई थी। कमरे में अंधेरा नहीं था, हो सकता है ऊपर रोशनदान हो जिससे रोशनी आ रही हो। मैं गलियारे में खड़ी इस खौफनाक दरवाजे को देखकर सोच रही थी कि पता नहीं ये किस राज पर पर्दा डाले हुए है। अचानक मुझे कमरे से कदमों की आहट सुनाई दी और मुझे दरवाजे के नीचे की दरार से आती रोशनी में पता चला कि वहां कोई चहलकदमी कर रहा है। मेरे मन में एक वहशी खौफ छा गया मिस्टर होम्स। मेरे हौसले ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं मुड़कर वहां से दौड़ पड़ी, ऐसे मानो कोई डरावना हाथ मेरे कपड़ों को पीछे से जकड़े हुए है। मैं गलियारे से बेतहाशा भागी, दरवाजे से निकली और मिस्टर रुकासल से जा टकराई जो बाहर इंतजार कर रहा था। मुस्कुराते हुए वो बोला, अच्छा तो ये तुम थीं। दरवाज़ा खुला देखकर मैंने यही सोचा था। ओह, मैं कितना डर गई थी, मैं हाँफते हुए बोली। आप सोच नहीं सकते मिस्टर होम्स कि वो मुझे कितने प्यार से दिलासा दे रहा था। माय डियर यंग लेडी, तुम किस चीज से इतना डर गई हो? उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही मीठी थी। वो मिठास की अति कर रहा था। मैं एकदम से सतर्क हो गई। मैंने जवाब दिया, मैं बेवकूफ़ी में उस खाली जगह चली गई थी, लेकिन वहां इतना सन्नाटा और इतना डरावना है कि मैं डर गई और बाहर भाग आई। अंदर कितना सन्नाटा है। मुझे गौर से देखते हुए उसने पूछा, बस इतनी सी बात से डर गई? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये दरवाज़ा बंद क्यों रखता हूं? जी मुझे नहीं मालूम। वो इसलिए ताकि वे लोग बाहर ही रहें जिनका वहां कोई काम नहीं है, समझी? वो अब भी प्यार से मुस्कुरा रहा था। जी, अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं वहां कभी नहीं जाती। कोई बात नहीं,
अब तो तुम्हें मालूम पड़ गया। और अब अगर आइंदा तुमने उस दहलीज पर कदम रखा। यहाँ आते आते पल भर में उसकी मुस्कुराहट गुस्से में तब्दील हो गई और वो मुझे दैत्य की तरह घूरने लगा। उसकी आवाज़ और हाव भाव सब कुछ बदल गए। अगर तुमने आइंदा उस दहलीज पर कदम रखा तो मैं तुम्हें कुत्ते के आगे फेंक दूंगा। मैं इतना डर गई कि मुझे मालूम नहीं मैंने क्या किया। शायद मैं उसके पास से दौड़कर अपने कमरे में आ गई। मुझे बिल्कुल नहीं याद जब तक मैंने अपने को बुरी तरह कांपते हुए अपने बिस्तर पर पड़ा पाया। फिर मैंने आपके बारे में सोचा मिस्टर होम्स। मैं बिना किसी सलाह के अब वहाँ और अधिक देर नहीं टिकी रह सकती थी। मुझे घर से, उस आदमी से, उस औरत से, नौकरों से और बच्चे से भी डर लग रहा था। वे सब के सब मुझे डरावने लग रहे थे। मुझे लगा कि बस एक बार आप लोगों को यहाँ ले आऊं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उस घर से भाग गई होती, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती थी कि वो राज क्या है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको टेलीग्राम भेजूंगी। मैंने अपना हैट और क्लोक पहना, डाकघर पहुंची जो घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। और जब मैं वापस आई तो बड़ी राहत महसूस कर रही थी। मेरे मन में एक शक खड़ा हुआ कि कहीं कुत्ता खुला तो नहीं घूम रहा है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि टॉलर ने उस शाम इतनी पी ली थी कि वो होश में नहीं था, और मैं जानती थी कि पूरे घर में वही है जो कुत्ते को वश में रखता है और जो उसे खुला छोड़ सकता है। इसलिए मैं सुरक्षित अंदर चली गई और इस खुशी में आधी रात तक जागी रही कि कल आपको देख सकूंगी। मुझे विंचेस्टर आने के लिए छुट्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे 3 बजे से पहले लौटना होगा क्योंकि मिस्टर और मिसेस रुकासल किसी से मिलने जा रहे हैं और पूरी शाम बाहर रहेंगे। इसलिए मुझे बच्चे के साथ रहना होगा। अब मैंने अपनी सारी आप बीती आपको कह सुनाई है मिस्टर होम्स, और मुझे खुशी होगी अगर आप ये बता सकें कि इस सब का क्या मतलब है, और इससे भी ज़्यादा ये कि अब मुझे क्या करना चाहिए। होम्स और मैंने बड़े ही ध्यान से ये अजीबोगरीब कहानी सुनी थी। अब मेरा दोस्त उठा और कमरे में चहलकदमी करने लगा, जेब में हाथ डाले और चेहरे पर गंभीरता ओढ़े। फिर उसने पूछा, क्या टॉलर अब भी नशे में धुत है? हाँ, मैंने उसकी पत्नी को मिसेस रुकासल से कहते सुना था कि वो उसका कुछ नहीं कर सकती। अच्छा है। और रुकासल दंपत्ति आज रात बाहर होंगे? जी हाँ। क्या वहाँ कोई तहखाना है जिसमें मजबूत ताला लग सकता हो? जी हाँ, एक तहखाना है। मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले में तुमने एक बहादुर और समझदार लड़की की तरह काम किया है। मिस हंटर, क्या तुम्हें लगता है कि एक काम और कर सकोगी? मैं तुमसे ऐसा करने को कहता तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ अलग ही किस्म की हो और ये काम कर सकती हो। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा। देखो, हम लोग 7 बजे तक कॉपर बीचेस पहुंच जाएंगे, मैं और मेरा दोस्त। तब तक रुकासल जा चुके होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तब तक टॉलर भी कुछ करने लायक नहीं रहा होगा। बची सिर्फ मिसेस टॉलर जो शोर मचा सकती है। अगर तुम उसे किसी काम से तहखाने में भेज दो और फिर उसमें ताला लगा दो तो हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। जी, मैं ऐसा कर दूंगी। बहुत बढ़िया। फिर हम देखते हैं कि मामला क्या है। वैसे तो मुझे एक ही बात समझ में आ रही है, तुमको वहां पर किसी और का रूप धारण करवा के लाया गया है और वो असली व्यक्ति उस कमरे में बंद है। और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये उसकी बेटी मिस एलिस रुकासल है, जो कि अगर मुझे ठीक से याद है उसके हिसाब से अमेरिका गई हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि तुमको इसलिए वहां लाया गया है क्योंकि तुम्हारा कद, डील डॉल और बालों का रंग उससे मिलता जुलता है। शायद किसी बीमारी में उसके बाल काट दिए गए होंगे और इसीलिए तुम्हें भी बाल काटने को कहा गया। वो एक इत्तेफाक ही था कि उसके कटे हुए बाल तुमको मिल गए। सड़क वाला युवक निस्संदेह उसका कोई मित्र रहा होगा या शायद मंगेतर, और तुमने उस लड़की की ड्रेस पहनी और उसकी तरह लगती थी। जब भी देखा तुम हंसती हुई दिखी और फिर तुमने उसको जाने का इशारा किया। इससे वो आश्वस्त हो गया कि वो लड़की खुश है और उसकी दोस्ती नहीं चाहती। रात में कुत्ते को इसीलिए छोड़ा जाता है कि वो उससे मिलने ना आ सके। इतना सब तो स्पष्ट है। मामले का सबसे गंभीर पहलू है बच्चे का स्वभाव। अरे, उसका इस किस्से से क्या लेना देना? मैंने पूछा। माय डियर वॉटसन, तुम तो डॉक्टर हो और बार बार माता पिता के आचरण के बच्चों पर होने वाले असर के बारे में पढ़ते हो। क्या तुम देखते नहीं कि इसका उल्टा भी लागू होता है? मैंने तो अक्सर बच्चों का अध्ययन करके माता पिता के चरित्र के बारे में जाना है। इस बच्चे का स्वभाव बहुत ही दुष्ट है
और उसे ये स्वभाव अपने मुस्कुराते हुए पिता से मिला है या अपनी माँ से, लेकिन ये उस बेचारी लड़की के लिए तो बुरा ही है जो इस वक्त उनके चंगुल में है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं मिस्टर होम्स, हमारी मुवक्किल बोली। मेरे सामने हजारों बातें आ रही हैं जिनसे मुझे लग रहा है कि आप इस मामले की जड़ तक पहुंच गए हैं। चलिए अब एक पल भी और देर किए बिना उस बेचारी की मदद करते हैं। हमें ध्यान से काम करना होगा क्योंकि हमारा एक बहुत ही चालाक आदमी से पाला पड़ा है। हम 7 बजे तक कुछ नहीं कर सकते। उस समय हम तुम्हारे पास आएंगे और फिर इस रहस्य को सुलझते देर नहीं लगेगी। हमने अपना वादा पूरा किया और ठीक 7 बजे कॉपर बीचेस पहुंच गए। हमने रास्ते में आई एक धर्मशाला में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। ढलते सूरज की रोशनी में जलते धातु की तरह चमकती पेड़ों की पत्तियों से हम घर को तुरंत पहचान गए। अगर मिस हंटर वहां सीढ़ियों पर मुस्कुराती खड़ी नहीं मिलती तब भी हमने उसे पहचान लिया होता। होम्स ने धीरे से पूछा, क्या काम हो गया? कहीं नीचे से तेज धम धम की आवाज आ रही थी। वो बोली, वो तहखाने में बंद मिस टॉलर की आवाजें हैं। उसका पति किचन में खर्राटे लेता हुआ पड़ा है। ये उसकी चाबियां हैं जो मिस्टर रुकासल की चाबियों की डुप्लीकेट हैं। होम्स ने उत्साह से कहा, तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। अब हमें रास्ता दिखाओ और हम इस काले धंधे की तह तक पहुंच जाएंगे। हम जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ऊपर गए, ताला खोला, एक गलियारे में उसके पीछे पीछे गए और उस बंद कमरे के सामने खड़े हो गए जिसके बारे में मिस हंटर ने बताया था। होम्स ने रस्सी काटी और लोहे की छड़ को हटा दिया। फिर उसने ताले में अलग अलग चाबियां घुमाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंदर से भी कोई आवाज नहीं आई और इस चुप्पी से होम्स के चेहरे पर चिंता घिर गई। वो बोला, कहीं हमें बहुत देर तो नहीं हो गई? मैं सोचता हूं मिस हंटर कि हम अंदर जाएं, लेकिन तुम्हारे बिना। अब वॉटसन, अपने कंधे से जोर लगाओ और देखते हैं कि हम इस दरवाजे को खोल पाएंगे या नहीं। ये पुराना घिसा हुआ दरवाज़ा था और हम दोनों की मिलीजुली ताकत से फौरन खुल गया। हम दोनों एक साथ अंदर भागे, लेकिन वो खाली था। उस कमरे में एक बेड, एक मेज और कपड़ों की टोकरी के अलावा और कोई फर्नीचर नहीं था। ऊपर का रोशनदान खुला हुआ था और कैदी भाग चुका था। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, होम्स ने कहा। उसने मिस हंटर के इरादे भांप लिए और अपने शिकार को लेकर भाग गया है। लेकिन कैसे? रोशनदान से। अब देखते हैं कि उसने ऐसा किया कैसे। वो झूलकर छत पर जा पहुंचा। आहा, यहाँ एक लंबी हल्की सीढ़ी का एक छोर है। उसने इससे ये काम किया है। लेकिन ये असंभव है, मिस हंटर बोली। जब रुकासल दंपत्ति गए तब ये सीढ़ी यहाँ पर नहीं थी। वो वापस आया और उसने ये किया। मैं कह रहा हूं कि वो बहुत ही होशियार और खतरनाक है। मुझे बहुत ताज्जुब नहीं होगा अगर सीढ़ियों पर मुझे उसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ रही है। मैं सोचता हूं वॉटसन कि बेहतर होगा तुम अपनी पिस्तौल तैयार रखो। उसने ये शब्द अभी कहे ही थे कि एक आदमी कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वो बहुत मोटा और लंबा चौड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। मिस हंटर उसे देखते ही चिल्लाने लगी और दीवार से सट गई, पर शर्लॉक होम्स ने आगे लपक कर उसका सामना किया। दुष्ट, कहाँ है तेरी बेटी? मोटे आदमी ने ऊपर रोशनदान की ओर देखा और चिल्लाया, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। जासूस और चोर, मैंने तुमको पकड़ लिया है। अब तुम मेरे चंगुल में हो। मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। वो मुड़ा और तेजी से सीढ़ियों से उतर गया। मिस हंटर चिल्लाई, वो कुत्ते को लाने गया है। मेरे पास मेरी रिवॉल्वर है, मैंने कहा। सामने का दरवाजा बंद कर दो, होम्स ने कहा, और हम एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे। हम हॉल तक पहुंचे ही थे कि हमें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर एक दर्द भरी भयानक चीख जो दिल दहला रही थी। सुर्ख चेहरे वाला एक आदमी लड़खड़ाता हुआ एक दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अरे अरे, किसी ने कुत्ते को खुला छोड़ दिया है। उसे 2 दिनों से खाना नहीं मिला है। जल्दी करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। होम्स और मैं बाहर लपके और घर के कोने से मुड़े। टॉलर हमारे पीछे पीछे था। वहां वो भूख से कुलबुलाता हिंसक जानवर अपने लंबे दांत रुकासल के गले में गड़ाए था और वो तड़पता बिलबिलाता जमीन पर पड़ा था। मैंने दौड़कर उसके सिर पर गोली मारी और उसका भेजा बाहर आ गया, लेकिन उसके पैने दांत अब भी उसकी गर्दन की परतों में गड़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से हमने उनको अलग किया और रुकासल को जीवित लेकिन बुरी तरह जख्मी हालत में घर के अंदर ले आए। हमने उसे ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटाया और टॉलर को भेजा कि उसकी पत्नी को खबर कर दे।
मैंने उसका दर्द कम करने की कोशिश की। हम लोग उसे घेरे खड़े ही थे कि दरवाज़ा खुला और एक लंबी हृष्ट पुष्ट महिला कमरे में दाखिल हुई। मिसेस टॉलर, ये मिसेस टॉलर हैं, मिस हंटर बोली। हाँ, मिस्टर रुकासल ने ऊपर जाने से पहले मुझे बाहर निकाल दिया था। बड़े दुख की बात है मिस कि तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या करने जा रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि तुम्हारी मेहनत बेकार सिद्ध होगी। होम्स ने उसे गौर से देखते हुए कहा, ये तो जाहिर है कि मिसेस टॉलर इस मामले में सबसे ज्यादा जानती है। जी हाँ सर, ऐसा ही है, और मैं वो सब बताने को तैयार हूं जो मैं जानती हूं। तो मेहरबानी करके बैठ जाओ और हमें बताओ, क्योंकि कई बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। आपको सारी बात बताने में मुझे कोई परेशानी नहीं, वो बोली। मैं मिस एलिस की इकलौती दोस्त थी। वो कभी भी इस घर में खुश नहीं थी जब से मिस एलिस के पिता ने दूसरी शादी की थी। उस समय उसकी बेइज्जती सी होती रहती थी और घर में उसकी कोई पूछ नहीं थी। पर उसके लिए सब कुछ इतना मुश्किल तब तक नहीं था जब तक किसी दोस्त के घर वो मिस्टर फाउलर से नहीं मिली थी। जहाँ तक मुझे मालूम है, उसे एक वसीयत से अपने कुछ अधिकार मिले थे, लेकिन वो इतनी शांत और धीरज वाली लड़की थी कि उसने उनके बारे में कभी भी एक शब्द तक नहीं बोला और सब कुछ मिस्टर रुकासल के हाथ में छोड़ दिया था। वो जानता था कि उससे उसे कोई खतरा नहीं था, पर जब उसे ऐसा लगा कि एलिस की जिंदगी में एक पति शामिल होने वाला है जो कानून द्वारा दिए गए अपने सारे हक मांगेगा, तब पिता ने सोचा कि इस सब पर कैसे रोक लगाए जिससे वो बिना रोक टोक के उसके पैसों का इस्तेमाल कर सके। जब एलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वो उसे तब तक तंग करता रहा जब तक उसे दिमागी बुखार नहीं हो गया। 6 हफ्तों तक वो बेचारी लड़की जिंदगी और मौत के बीच में झूलती रही। फिर जैसे तैसे करके वो ठीक हुई, लेकिन बिल्कुल कमज़ोर। उसके खूबसूरत बाल भी कट चुके थे। इसके बावजूद उसके मंगेतर का मन नहीं पलटा और वो उसका साथ देता रहा। ओह, होम्स ने कहा, तुम्हारी मेहरबानी से पूरा मामला साफ हो गया है और अब मैं बाकी की कहानी का अंदाज लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ मिस्टर रुकासल ने ये कैद का हथकंडा अपनाया। जी हाँ सर, और लंदन से मिस हंटर को लाया कि वो मिस्टर फाउलर की कोशिशों से उनका पीछा छुड़ा सके। जी बिल्कुल यही बात थी सर, लेकिन मिस्टर फाउलर क्योंकि अड़ियल इंसान था, उसने घर की घेराबंदी की और तुमसे मिलकर अपने तर्कों से तुमको ये यकीन दिलाने में सफल हो गया कि तुम भी वही चाहती हो जो वो चाहता है। मिस्टर फाउलर बहुत ही सभ्य, मीठी बोली बोलने वाला और खुले हाथ वाला है, मिसेस टॉलर ने शांति से कहा, और इस तरह उसने ये इंतजाम किया कि तुम्हारा भला पति कभी शराब के लिए ना तरसे और तुम्हारे मालिक के घर से बाहर जाते ही एक सीढ़ी तैयार रहे। जी हाँ, आपने ठीक कहा, सब कुछ ऐसे ही हुआ था। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं मिसेस टॉलर, होम्स ने कहा। तुमने वे सारी बातें साफ कर दी हैं जिनके बारे में हम उलझन में थे, और ये रहा सर्जन और मिसेस रुकासल। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें मिस हंटर को लेकर वापस विंचेस्टर चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी उपस्थिति की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह उस रहस्यमयी घर की ये गुत्थी सुलझी जिसके दरवाजे के सामने कॉपर बीचेस के पेड़ थे। रुकासल तो बच गया, लेकिन हमेशा टूटा ही रहा और सिर्फ अपनी पत्नी की सेवा की वजह से जिंदा रहा। वे अब भी अपने पुराने नौकरों के साथ रहते हैं, जो शायद उनकी पिछली जिंदगी के बारे में इतना जानते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मिस्टर फाउलर और मिस रुकासल की शादी हो गई। जिस दिन वे भागे थे उसके अगले दिन साउथहैम्पटन में एक विशेष लाइसेंस द्वारा उसे मॉरिशस द्वीप में सरकारी नौकरी मिल गई है। जहाँ तक मिस वॉयलेट हंटर की बात है, मेरे लिए बहुत निराशा की बात रही कि मेरे दोस्त शर्लॉक होम्स ने उसमें कोई रुचि नहीं ली, और अब वो वॉल्सॉल में एक प्राइवेट स्कूल की हेड है, जहाँ पर मैंने सुना है कि उसने अपने काम में अच्छी खासी सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।